हेलो एवरीवन, मैं सब सिद्धार्थ चंद्राकर। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रो किया था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। आज हम क्या करने वाले हैं, इसको डीपली स्टडी करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में डाल्टन ने क्या बताया था कि जो एटम है वो क्या है, इंडिविजुअल है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हमें और बाद में पता चला कि जो एटम होता है उसमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जो एटम है, मान लो ये क्या है, एक एटम्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देखो चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से हैं, पहला है मेरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। ये कब पता चला, जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी तीसरा मेरा होता है न्यूट्रॉन। अब देखो ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये तीनों कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये देखो ये तीनों क्या कहलाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इसको किसी ने क्या किया है, डिस्कवर किया है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को किसने किया है डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन को किया है जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने किया है, प्रोटॉन को किया है गोल्डस्टेन ने। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है, न्यूट्रॉन को किया है जेम्स चैडविक ने। आज हम डिस्कस करेंगे कि जे थॉमसन ने, गोल्डस्टेन ने किस तरह से इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। किसके थ्रू किया है, बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नाइन्थ क्लास में आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ भी क्या मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिलेगा। उसमें आप उसको डीपली स्टडी करोगे कि जे थॉमसन ने क्या किया था। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या किया था उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। यहाँ पर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक लिया मेरा कैथोड और दूसरा कौन सा, एनोड। इस इलेक्ट्रोड को उन्होंने क्या किया, बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी से क्या किया, अटैच्ड कर दिया। और यहाँ पे एक क्या लगा दिया, वैक्यूम लगा दिया, जो क्या करता है, अंदर के इस डिस्चार्ज ट्यूब से प्रेशर को कम करता है। क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मूव कर पाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से इस बैटरी से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स से वहाँ से क्या निकले, कुछ रेज निकली। अब देखो यहाँ पे क्या रेज निकला, इधर से रेज क्या हुए, पास होने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीनिश येलो कलर का एक लाइट विजिबल हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा दिया था। जो क्या होता है, जब भी उस पर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो क्या होता है, ग्रीनिश येलो स्क्रीनिंग होने लगता है। इसके थ्रू उन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ से कुछ रेज क्या हो रहे हैं, पास हो रहा है, किधर, एनोड के साइड। तो देखो कैथोड है, कैथोड से क्या नहीं कर रहा है, रेज नहीं कर रहा है। तो इसको क्या बोल दिया उन्होंने, इसको बोल दिया उन्होंने कैथोड रे। अब देखो ये कहाँ पे पास हो रहा है, ये एनोड के साइड पास हो रहा है। तो ये क्या है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई सा भी रे है वो कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव के साइड, दैट मीन्स वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि देखो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के साथ मूव करेगा, दैट मीन्स क्या होगा, वो रिपल हो जाता। इससे क्या पता चला कि कोई सा भी एक एटम होता है जिसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6
6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अब देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये सब चीज़ों क्या हुआ, डिस्कवर हुई उस टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, हमने अभी डिस्कस किया। प्रोटॉन को किसने किया है, ई गोल्डस्टेन ने। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो प्रीवियस अभी हम लोग जस्ट किया, कौन सा किया है, थॉमसन एटॉमिक डिस्कवरी ऑफ, जो वैक्यूम था उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, उस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर कम किया। तो उन्होंने क्या किया, ई गोल्डस्टेन ने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया है, ई गोल्डस्टेन ने। ठीक है, किसके थ्रू किया है, बाई एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसा हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था वैसा ही उन्होंने किसके लिए किया, प्रोटॉन के थ्रू, प्रोटॉन के लिए किया। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक हाई वोल्टेज बैटरी लिया, जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसका प्रेशर कम करने के लिए एक वैक्यूम लिया, उससे उन्होंने प्रेशर को कम किया, फिर उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। इसके थ्रू उन्होंने क्या देखा, इस बार यहाँ पे उल्टा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड के साइड आ रहे थे। ठीक है, जो रेस थे वो क्या कर रहे थे, कैथोड के साइड आ रहे थे। दैट मीन्स कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिव साइड से कोई रे आ रहा है, किधर आ रहा है, नेगेटिव साइड, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उधर से कोई अपोजिट रे ही आ रहा होगा। तो इधर अगर नेगेटिव है तो इधर से क्या आ रहा है, पॉजिटिव रे आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया उन्होंने, एनोड रे। ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसमें नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसमें भी उतना ही चार्ज होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आपके एनसीईआरटी बुक में उतना डीपली नहीं दिया होगा, उसमें आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स आपके एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल्स में आपके में 3 एटॉमिक मॉडल्स दिया है। फर्स्ट कौन सा है मेरा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकंड कौन सा है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और थर्ड कौन सा है, बोर्स मॉडल। हम फर्स्ट ये डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम में कहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रलिटी भी बताया उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव स्फीयर जो एटम होता है उसको क्या माना उन्होंने, एक पॉजिटिव स्फीयर माना। अब किसी भी पॉजिटिव स्फीयर में उन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स आपके एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल्स में आपके में 3 एटॉमिक मॉडल्स दिया है। फर्स्ट कौन सा है मेरा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकंड कौन सा है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और थर्ड कौन सा है, बोर्स मॉडल। हम फर्स्ट ये डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल,
थॉमसन ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम में कहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रलिटी भी बताया उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव स्फीयर जो एटम होता है उसको क्या माना उन्होंने, एक पॉजिटिव स्फीयर माना। अब किसी भी पॉजिटिव स्फीयर में उन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स आपके एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल्स में आपके में 3 एटॉमिक मॉडल्स दिया है। फर्स्ट कौन सा मेरा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकंड कौन सा है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और थर्ड कौन सा है, बोर्स मॉडल। हम फर्स्ट ये डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम में कहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रलिटी भी बताया उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव स्फीयर जो एटम होता है उसको क्या माना उन्होंने, एक पॉजिटिव स्फीयर माना। अब किसी भी पॉजिटिव स्फीयर में उन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स आपके एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल्स में आपके में 3 एटॉमिक मॉडल्स दिया है। फर्स्ट कौन सा मेरा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकंड कौन सा है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और थर्ड कौन सा है, बोर्स मॉडल। हम फर्स्ट ये डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम में कहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रलिटी भी बताया उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उन्होंने क्या बताया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव स्फीयर जो एटम होता है उसको क्या माना उन्होंने, एक पॉजिटिव स्फीयर माना। अब किसी भी पॉजिटिव स्फीयर में उन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किससे कंपेयर किया, वाटरमेलन से। देखो ये क्या होता है, एक वाटरमेलन होता है। अब वाटरमेलन में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो ये जो सीड्स है इसको उन्होंने क्या बताया कि ये जो सीड्स है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो बाकी का पोर्शन है उसको क्या बताया उन्होंने कि वो पॉजिटिव है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो प्रोटॉन है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो सीड्स लाइक है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, और जो बाकी का पोर्शन है वो पॉजिटिव है। और जितने यहाँ पे पॉजिटिव है उतने ही यहाँ पे नेगेटिव है, तभी तो वो एटम है जो क्या है, वो न्यूट्रल है। करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। सेकंड कौन सा हमारा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने क्या किया, इस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं, ये एटम है, इसमें अभी क्या पता चला जस्ट हमें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। फिर रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो एटम होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इधर उधर नहीं रहता, वो कहाँ रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। सेंटर मीन्स यहाँ पे, ठीक है। इसको उन्होंने किसके थ्रू बताया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। किसके थ्रू बताया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया। ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड करवाया। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था, एक लेड का प्लेट लिया था, जो क्या करता है, किसी भी रे को क्या करेगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड करेगा। दैट मीन्स वो क्या होगा, एक सीधी लकीर की तरह जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लिया था, जो क्या होता है, जब इसमें कोई चार्ज आता है तो क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है, ग्रीनिश येलो कलर का दिखने लगता है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रे पास कराया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल रे पास कराया, तो इसमें आपको एनसीईआरटी बुक में दिया होगा लाइक दिस।
अब ये क्या होते हैं, एटम है, किसी भी गोल्ड फॉइल में क्या है, एटम है मान लो। अब यहाँ से उन्होंने क्या कराया, अल्फ़ा पार्टिकल एंटर। देखो अब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो गया वो सीधा गया, इधर से भी सीधा गया, इधर से भी गया। तो उन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ ऑब्जॉर्व किया, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने क्या ऑब्जॉर्व किया कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। पार्टिकल्स मेनली पार्टिकल्स आर पास, ठीक है। ज़्यादातर रेस क्या हो गए, पास हो गए। फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेस क्या हो रहे हैं, यहाँ से कुछ रेस क्या हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत कम, दैट मीन्स मान लो 100 में से सिर्फ 1 या 2 रेस क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक होकर बाहर आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ठीक है। इससे उन्होंने क्या ऑब्जॉर्व किया कि जो एटम है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं, जो एटम है उसे, इससे उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल जो है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल, जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इधर से अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज से वो क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो रिपल होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे सेंटर में होते हैं। इसके थ्रू अब आगे हम देखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या क्या लिमिटेशंस आई, ड्रॉबैक्स आए। क्या है नेक्स्ट हमारा, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देखो उन्होंने ये तो बताया कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। जो एटम है ये क्या है, मेरा एक एटम है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर मान लो कोई सा भी पार्टिकल है वो क्या है, एक्सेलरेशन मोशन में है, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये अगर मूव कर रहा है किसी भी एक्सेलरेशन के साथ, तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर में आके क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर वो कोलैप्स हो रहा है दैट मीन्स वो क्या है, वो एटम क्या है, अनस्टेबल है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्या था, उनका फर्स्ट ड्रॉबैक था। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो अगर मूव करते हैं तो कहाँ पे चले जाएंगे, सेंटर में, और क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, एटम होगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये था उनका फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या है उनका, उन्होंने किसी भी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं बता पाया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं, बट वो कहाँ पे रहते हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। उसके लिए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, बोहर, ठीक है, नील बोहर। उन्होंने बताया, थर्ड हमारा कौन सा है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स ने क्या बताया कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में के रिवॉल्व कर रहे हैं। फिक्स ऑर्बिट दैट मीन्स ये क्या है, एक एटम है, ठीक है। ये क्या है, एक एटम है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें रिवॉल्व करेंगे। ये क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट का है वो उसी ऑर्बिट में रहेगा, वो दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा। तो नील बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट। सर्टेन ऑर्बिट मीन्स फिक्स ऑर्बिट में। जैसे देखो, आप अगर स्कूल जाते हो तो आप अगर 9th क्लास में हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप 8th क्लास में जाके बैठ जाओगे, आप जिस क्लास के उसी में जाओगे ना। तो देखो ये एटम है, एटम में ये देखो ये कौन सा क्लास है, मान लो ये 7th क्लास है, ये 8th क्लास है, ये 9th क्लास है। तो ये क्या है, एटम में एनर्जी के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक ऑर्बिट्स है। ये कौन सा ऑर्बिट कहलाता है, ये कहलाता है मेरा के, ये एल, ये एम, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऑर्बिट्स कहलाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में विदाउट लॉस एनी एनर्जी, ठीक है, क्या, विदाउट लॉस एनी एनर्जी।
वो क्या नहीं करते, एनर्जी लॉस नहीं करते। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी लॉस भी नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं बट एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है, 2n²। यहाँ पे n क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये एक एटम है, ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इसको बोलते हैं k सेल, इसको l सेल, इसको m सेल और इसको n सेल। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम एक कैपेसिटी होती है। तो देखो इसके लिए क्या n क्या होता है, यहाँ पे नंबर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, n = 1, इसको n = 2, इसको n = 3, इसको n = 4। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल होते हैं। तो जैसे कि देखो आपको मान लो k सेल के लिए निकालना है, k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो k देखो k के लिए वैल्यू क्या है मेरा n का 1, दैट मीन्स 2, 1⁻²। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मेरे, 18। और फोर्थ में कितने रहेंगे, 32। तो इससे उन्होंने ये बताया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बट ये आपके लिए किसके लिए है, कैपेसिटी के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और होता है, क्या होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल दैट मीन्स, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, एटम को स्टेबल होने के लिए लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 8, ठीक है। मैक्सिमम क्या मतलब 8 ही होने चाहिए, ठीक है। किसी भी 8 होने चाहिए, ठीक है। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 8। तो जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, 2, 8, 8 ऐसे करते हैं ना, तो उसको हम अभी और देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन an atom is known as atomic number। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, ठीक है। अगर कोई सा भी एलिमेंट है या एटम है वो न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल दैट मीन्स जैसे हमारे पास C6 है, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कितने हैं यहाँ पे 6। दैट मीन्स देखो यहाँ 6 कितने हैं इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। तो जब भी ये कंडीशन आएगा कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है, जैसे Na+ है, Na+, तो यहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये अलग होते हैं। और हमेशा एक चीज़ और याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी कम नहीं होंगे। जैसे देखो कोई सा भी केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक में से दूसरे में आ जाते हैं, चले जाते हैं, ये सब होता है। बट प्रोटॉन कभी भी निकलेगा नहीं किसी भी एटम से। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें और क्या जानना है हमें, रिप्रेजेंटेशन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, अब मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है, ये क्या होता है एटॉमिक, क्या होता है मास नंबर। अब देखो मेरे पास मान लो क्या है 6C12 है। अब यहाँ पे मेरे को ये तो पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 6 है, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे को निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मान लो यहाँ पे मैं x मान रहा हूँ, इक्वल टू मेरे को एटॉमिक मास कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ x कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो x मेरा क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। एम आई राइट? तो देखो इसके थ्रू ये क्या पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं मास नंबर कहलाते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं टोप्स, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उसका एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है मास, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझो इसको, 17Cl35 और 17Cl37 ये क्या है क्लोरीन का आइसोटोप है। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, उसका एटॉमिक मास क्या होता है 35 और 37। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है इसका डिफरेंट है, तो ये किसका एग्जांपल है आइसोटोप का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे इसी में एक टॉपिक और समझो, आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स जस्ट अपोजिट है किसका आइसोटोप्स का। यहाँ पे क्या था सेम एटॉमिक नंबर था बट डिफरेंट मास नंबर था, यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक बट सेम मास नंबर। इसका एग्जांपल क्या होगा 20Ca40 और 18Ar40। देखो ऑर्गन ले लो चाहे कैल्शियम, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है अलग है बट एटॉमिक मास क्या है दोनों का सेम है। इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है आइसोबार्स है। एक बार इसको अच्छे से और देख लो, आइसोटोप्स किसको बोलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है अलग है। इसका एग्जांपल क्या होगा क्लोरीन। क्लोरीन देखो क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है, फर्स्ट क्या है देखो 17Cl35, यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 35 है और 17Cl37 इसका एटॉमिक मास कितना है 37। इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं हम। सेकंड एग्जांपल इसका होगा, अगर मान लो आप ले रहे हो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है H1, H2 और H3। यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है तीनों का बट एटॉमिक मास अलग अलग है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ये क्या होते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था आइसोबार्स था। आइसोबार में क्या होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। यहाँ पे एग्जांपल क्या है ऑर्गन और कैल्शियम का। ऑर्गन का कितना होता है 18 होता है एटॉमिक मास, और इसका एग्जांपल क्या है ऑर्गन और कैल्शियम। ऑर्गन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका मास कितना होता है 40, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका मास भी होता है 40। तो दोनों का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। तो ठीक है, यही तक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको अच्छे से और स्टडी कीजिए एक बार। PDF आपको टेलीग्राम के हमारे लिंक में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।